अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अपोजिशन की अहम जमात नून लीग में तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज पार्लिमानी ओहदों में तब्दीलियां लाई गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जगह राना तनवीर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर बनाने का फैसला हुआ। और आज नून लीग के ढांचे में अहम तब्दीलियां की गई हैं और ऐसे वक्त में की गई हैं जब जमानत में तौसीक की दरख्वास्त, नवाज शरीफ की तरफ से जमानत में तौसीक की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। अब अहम तब्दीलियों में पहली दफा मरियम नवाज शरीफ को पार्टी में एक बड़ा ओहदा दिया गया है। इस हवाले से नून लीग के जारी करदा एलामिये के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ नून लीग की नायब सदर होंगी। उनके साथ 15 दीगर अराकीन भी नायब सदर के ओहदे पर फाइज होंगे, जिनमें हमजा शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, साथ ही परवेज रशीद भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि नून लीग के दौर में डॉन लीग्स में नाम आने पर परवेज रशीद से वजारत ले ली गई थी और अब उनकी पार्टी के अहम ओहदे के साथ उनकी वापसी हुई है। इसी के साथ तारिक फातमी की भी वापसी हुई है। अहम बात यह है कि डॉन लीग्स की वजह से उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के मामले खुसूसी तारिक फातमी के ओहदे से उन्हें हटा दिया गया था। इसी तरह एहसन इकबाल नून लीग के जनरल सेक्रेटरी होंगे, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के सीनियर नायब सदर होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी वाहिद सीनियर नायब सदर होंगे, बाकी सब 15 वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे। साथ ही इसी तरह बैनुल अक़वामी मामलात के सदर इसहाक डार होंगे। अब ये अहम मामला है कि इसहाक डार लंदन में हैं और उन्हें पार्टी ओहदा भी बैनुल अक़वामी मामलात का दिया गया है। जबकि तलाल चौधरी नून लीग के ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होंगी। नून लीग में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। इसमें अहम तब्दीली शाहिद खाकान अब्बासी साहब की है। अब ये दिलचस्प बात है कि शाह महमूद कुरैशी ने आज ही कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी को नून लीग का सीनियर नायब सदर बनाने की बात हो रही है, मगर सिर्फ सीनियर नायब सदर नहीं। और क्या क्या कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जरा देखिए। क्या शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा रखेंगे या वो भी छोड़ देंगे? ये क्या सराय चल रही है? उस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि नहीं, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बन रहा और वो ही रखेंगे। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं उनकी अपनी जमात के कि फैसला हो चुका है कि उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे मुस्लिम लीग नून के, और बहैसियत एक्टिंग प्रेसिडेंट के वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हो जाएंगे। अब क्या होगा, वन डजंट नो। ये सारी बातें शाह महमूद कुरैशी साहब ने की थी। हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनके हवाले से ये सारी बातें आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने की, मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपको मुबारक हो, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं पार्टी के। मगर क्या बाकी बातें भी शाह महमूद कुरैशी साहब की दुरुस्त हैं कि आप इफेक्टिवली पार्टी के प्रेसिडेंट भी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी, ये सब आप होने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं? ये खाम ख्याली है और मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इसके काबिल समझा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो 2 तब्दीली आई हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि वो शायद इन तमाम ओहदों को वक्त ना दे पाएँ और बेहतर होगा कि पार्लिमानी पार्टी मुस्लिम लीग नून का लीडर भी कोई और हो, और जो PAC का चेयरमैन, उसके लिए भी कल पार्लियामेंट्री पार्टी ने एक नाम तजवीज़ किया है जो अपोजिशन की जमातों की मशावरत से उनको इंशाल्लाह इलेक्ट किया जाएगा एज चेयरमैन PAC। तो ये सारी बात है। मैं ना ज़ाती तौर पर ओहदों का ख्वाहिशमंद हूँ, ना कोई ऐसा फैसला हुआ है, ना कोई ऐसी ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब PMLN के सदर हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं कौमी असम्बली में। साहब, मगर ऐसा हुआ जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया तो इंटरिम बुनियादों पर सरदार याकूब खान नसर साहब को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे वो। तो आप भी क्या ऐसा हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि वक्त दे नहीं पाएंगे या फिर मुल्क वापस आने का मुस्तकबिल करीब में इरादा नहीं रखते, तो आपने ही फिर पार्टी का सदर रहना है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हुए, नायब सदर होते हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब नवाज शरीफ साहब को एक कोर्ट के ऑर्डर से पार्टी के ओहदे से अलहदा किया गया था, तो उस वक़्त याकूब नासिर साहब को इंटरिम बनाया गया था। यहाँ पर तो इलेक्टेड सदर हैं पार्टी के शहबाज शरीफ साहब, और मुझे आज पार्टी ने नामज़द किया है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए।
तो इसमें कोई और चीज़ रीड मत करें बिटवीन द लाइंस, कोई ऐसी बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ही पार्टी के सदर हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और वही रहेंगे, क्योंकि अब से 1-1.5 माह पहले तक तो ये भी नहीं लग रहा था कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के या फिर पार्लिमानी रहनुमा नहीं रहेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए बड़ी लड़ाई की आप लोगों ने हुकूमत से। नहीं, वो लड़ाई एक असूल पे थी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन वही शख्स होगा जिसको अपोजिशन नामजद करेगी, और अपोजिशन ने लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को नामजद किया था। ये बात थी, वो एक असूली बात थी, और हम आज भी उन असूलों पर कायम हैं। और मुझे आप यकीन करें कि शहबाज शरीफ साहब की मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि कल से तमाम टीवी एंकर्स, तमाम जर्नलिस्ट, फिर शादिया मरी साहिबा, नफीसा शाह साहिबा, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब, और मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि शहबाज शरीफ साहब ही PAC के चेयरमैन रहें। तो बड़ी यकीन करें मुझे इस मकबूलियत का एहसास नहीं था, और इनकी ख्वाहिश अगर है तो वो ख्वाहिश भी इंशाल्लाह पूरी की जा सकती है। सब ये आप मकबूलियत का एहसास है या वो स्टैंड है जो पीपल्स पार्टी ने आपके साथ लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, सब कमेटियां भी नहीं बनी, और फिर हुकूमत आपको बार बार कहती रही कि भाई ऑपोजिशन में से किसी और को बना दें, मगर आप लोग बस रहे कि नहीं बनना है। हुकूमत ने फेस वैल्यू लूज की बना के, क्योंकि जिद हुकूमत ने भी पकड़ ली थी, तो जो इतना कुछ किया तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई अब यही रहे, और आपकी पार्टी ने फैसला बदल दिया। नहीं, मैं फिर गुजारिश कर दूं कि पूरी अपोजिशन इस बात पर मुतहद थी कि अपोजिशन ही सिलेक्ट करेगी कि कौन PAC का चेयरमैन होगा, ये काम हुकूमत का, ये वज़ीर-ए-आज़म का नहीं है, ये बात थी। और उस वक़्त लीडर ऑफ द अपोजिशन को सिलेक्ट किया गया था। अब उनकी अपनी ख्वाहिश है, अगर अपोजिशन की ये ख्वाहिश है कि उनको ना तब्दील किया जाए, और हुकूमत की भी ख्वाहिश है, तो फिर हम उस ख्वाहिश का एहतराम भी कर सकते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि कितनी मकबूलियत है अवाम में भी और जमातों के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब की। भाई साहब, इतनी मकबूलियत को देखते हुए वापस आने का इरादा रखते हैं जल्द शहबाज शरीफ साहब या नहीं? जी बिल्कुल, जी शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल एक इलाज के लिए जो हर साल उनके टेस्ट होते हैं 2 दफ़ा, उसके लिए लंदन गए हैं, और इंशाल्लाह वापस, कोई ऐसी बात नहीं है कि वापस नहीं आएंगे। साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाइस प्रेसिडेंट, तो ये समझा जाए कि बाकायदा तौर पर मरियम नवाज अब एक्टिव पॉलिटिक्स कर रही होंगी पार्टी के अंदर भी, बयानात की सूरत में भी, क्योंकि मुकम्मल खामोशी उनकी तरफ से नजर आई है। देखिए, सियासत में मरियम साहिबा का एक रोल रहा था। इससे पहले उन्होंने ना जमात का ओहदा रखा है, ना उनके पास कोई सरकारी ओहदा रहा है। तो अब वो जमात के अंदर शामिल हुई हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इंशाल्लाह उनकी सियासत पहले की तरह अपना वो किरदार अदा करती रहेंगी। उन्होंने पार्टी वर्कर के दिल में, अवाम के दिल में जगह बनाई है, और इंशाल्लाह उसी पर अपनी सियासत को बिल्ड करेंगी। भाई साहब, परवेज़ रशीद साहब और तारिक फातमी साहब की पार्टी ओहदों पर वापसी, क्या कम अज़ कम पार्टी की तरफ से ये पैगाम है कि उन्हें जो डॉन लीग्स के बाद ओहदों से हटाया गया था वो गलत हटाया गया था, वो एक गलत कॉम्प्रोमाइज़ था, ये डिज़र्व करते हैं पार्टी ओहदे, इसलिए पार्टी ने उन्हें वापस ओहदे दिए हैं जो गवर्नमेंट ओहदे से हटाया गया था? देखिए, ये फैसले पार्टी के होते हैं। पहले जो हुकूमती ओहदे से जो मामला हुआ था वो सबके सामने है, उसके हक़ाइक़ क्या थे उसमें जाने का ना ये वक्त है ना ज़रूरत है, लेकिन उनका हमेशा जमात के अंदर एक रोल रहा है, उनकी कंट्रीब्यूशन है जमात के लिए, और उसको पहले भी रिकगनाइज़ किया गया है उस कंट्रीब्यूशन को, और आज फिर उनको ये ओहदे देकर तारिक फातमी साहब एक टेक्निकल जो हमारा विंग है उसको हेड करेंगे। तो ये इस बात की रिकग्निशन है कि उनकी कंट्रीब्यूशन है जमात के लिए और मुल्क की सियासत में। अगर मुल्क की सियासत में है तो क्योंकि डॉन लीग्स को तो पोर्ट्रे किया गया कि वो मुल्क के खिलाफ है, और आप क्योंकि वज़ीर आज़म रहे शाहिद खान अब्बासी साहब, और आप कह रहे हैं कि तफसीलात में नहीं जाना चाहते, तो मैं तफसीलात में जाने का कहूँगा भी नहीं, मगर कम से कम ये कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट है पार्टी की तरफ से डॉन लीग्स के हवाले से, उनको जो हटाया गया, अब जो पार्टी का ओहदा दिया गया कि मुल्क के लिए और पार्टी के लिए इनकी खिदमात ही हैं। उस वक्त जो डॉन लीग्स का मामला हुआ उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट है पार्टी की तरफ से। देखिए, मैं डॉन लीग्स में मैंने पहले कहा कि ये सब चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं। डॉन लीग्स क्या था या क्या नहीं था, ये हक़ाइक़ भी किसी दिन अवाम के सामने आने चाहिए।
और मैंने हमेशा कहा कि एक ट्रूथ कमीशन बना दें जहाँ पर ये तमाम बातें डॉक्यूमेंट कम अज़ कम हो जाएं। किसी को सज़ा देने या किसी की बदनामी या किसी की हत्या करने का मकसद नहीं है, या किसी इदारे पर कोई बात उछालने का मकसद नहीं है। सिर्फ ये है कि हक़ाइक़ आ जाएँ ताकि हम मुस्तक़बिल में उन गलतियों से बच सकें जो मुल्क को नुकसान पहुँचाती हैं। मतलब इसहाक डार साहब को इंटरनेशनल अफेयर्स पार्टी के बनाया गया है, इंटरनेशनल अफेयर्स का प्रेसिडेंट, तो वो लंदन में हैं इसलिए बना दिया गया है इंटरनेशनल अफेयर्स संभालें वहाँ पे पार्टी के? जी, उनका वसी तजर्बा है मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी। तो जो पार्टी के इंटरनेशनल मामलात हैं, जो ताल्लुकात होते हैं दूसरी जमातों से, दूसरे ममालिक में, दूसरी हुकूमतों से, तो उसमें वो पार्टी की मदद कर सकते हैं। तो वो बैरून मुल्क हैं, इसीलिए उनको ये ओहदा दिया गया। तो अगेन ये भी एक स्टेटमेंट है कि उन्हें मुल्क में आना नहीं है, इसलिए वो मुल्क से बाहर ही रहेंगे और इंटरनेशनल मामला संभालेंगे पार्टी। मुल्क में आएंगे जब इंसाफ की तवक्को होगी तो मुल्क में तशरीफ़ ले आएंगे। मतलब अभी तक तो उन पर कोई इल्ज़ाम ना लगा है, ना कोई हैं, लेकिन एक उनके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई हो रही है जो बहुत से लोगों के ख़िलाफ़ हो रही है। बहरहाल ये वक्त बताएगा कि हक़ाइक़ क्या है। और भाई साहब, अब पार्टी फिर आप सारे रहनुमा मिलकर ही चलाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की आज जो ज़मानत में तौसी की दरख्वास्त थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। अदालत नहीं मुतमईन हुई, शहबाज शरीफ साहब हैं नहीं, ओहदे भी उन्होंने मुख्तलिफ दे दिए हैं, तो अब आप लोग ही पार्टी का फेस बन के पार्टी को चला रहे होंगे, पार्टी की क़यादत अब आप ही सबको समझा जाए। जी, और इसी के साथ ही तमाम डील और ढील और पता नहीं क्या क्या बातें सब दफन हो गई हैं। और हमने हमेशा कहा था कि इन बातों में कोई हकीकत नहीं है। तो जो अखबारों की जीनत बनी और टॉक शोज़ की जीनत बनी और तरह तरह के बेहुदा इल्ज़ाम लगाए गए, आज सब ख़त्म हो गए। नवाज शरीफ साहब ने इलाज के लिए एक पटिशन दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय का इज़हार कर दिया है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं और कानूनी चाराजोई करेंगे कि जो नवाज शरीफ साहब का हक़ है इंसाफ मिलने का भी और इलाज का भी, वो उनको मिल सके। नवाज शरीफ साहब रूए रवां इस पार्टी के, इस मुल्क की सियासी तारीख़ के सबसे मकबूल लीडर और सबसे लंबा अरसा सर्व करने वाले लीडर हैं। उनका अपना एक रोल हमेशा इंशाअल्लाह सियासत में रहेगा। मतलब तो मगर शहबाज शरीफ साहब जब ये ओहदे छोड़ रहे हैं तो आपने कहा डील ढील का तासुर नवाज शरीफ साहब के हवाले से ख़त्म हो गया, वो क्या किसी डील ढील या रिलीफ की तवक्को में छोड़ रहे हैं कि ना मैं अब पार्टी का चेहरा हूँ, ना मुझे तकरीरें करनी है, ना मैं सामने हूँ, तो इसलिए कम से कम रिलीफ की तवक्को में कर रहे हैं? चले ये चीज़ भी दफन हो जाएगी, लेकिन मैं उस वक्त तक ये ज़रूर कह दूंगा कि अगर ये साहब सबकी ख्वाहिश है कि ओहदे ना छोड़े तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि ओहदे वापस ले ले। ओहदे जो उन्होंने छोड़े हैं वो कम तर ओहदे हैं उस ओहदे से जो उनके पास हैं, यानी पार्टी का सदर और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये उन्होंने शेयर किया है पावर के अंदर, और ये एक बेहतर फैसला है। इसमें कोई और, मैंने पहले कहा कि इसमें के अंदर कोई और मतलब इसे ना अखज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद। आज सिनेरियो ये है कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। शहबाज शरीफ मुल्क कब आएंगे नहीं पता, मगर खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि वो मुल्क वापस ज़रूर आएंगे। किन बुनियादों पर अदालत ने आज ये दरख्वास्त मुस्तरद की, एक दिलचस्प मुकालमा हुआ नवाज शरीफ के वकील का और जजेस का, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन जाना चाहते थे, लेकिन अब 3 दिन बाद वो दोबारा जेल जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत में तौसी और मुल्क से बाहर जाकर इलाज कराने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, और इन दोनों दरख्वास्तों पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अपने दलाइल से अदालत को कायल नहीं कर सके। आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस याह्या आफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की दोनों दरख्वास्तों की समाअत की। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की जाए ताकि वो अपना मुकम्मल इलाज करा सकें। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने जमानत दी थी और उस वक्त अदालत ने कहा था कि जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू करें। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फैसला खुद कहता है गिरफ्तारी दिए बगैर जमानत में तौसी की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। अदालत ने जो फैसला ज़बानी सुनाया इसमें तब्दीली फरीक़ैन को सुने बगैर नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस की इस दलील पर चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि नहीं, कानून इसके बरक्स है। दस्तखत से कबल अदालत तहरीरी फैसले को भी बदल सकती है। 6 हफ्तों के बाद आपके लिए तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। इस मौके पर बेंच में शामिल जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क दिए कि फैसले से कबल जो कुछ कहा गया वो फैसला नहीं, अदालती ऑब्जर्वेशन थी। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने भी अहम रिमार्क दिए और कहा
कि एक नुक्ता यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं हो रही, और दूसरा नुक्ता दरख्वास्त में है कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज कराना चाहते हैं। हमने 6 हफ्ते इलाज के लिए दिए थे, टेस्ट करवाने के लिए नहीं। 6 हफ्तों में सिर्फ आपने टेस्ट ही करवाए हैं। उन्होंने माजी के एक केस का हवाला देते हुए कहा कि एक मुलजिम को 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन के लिए जमानत दी थी और ऑपरेशन ना होने की सूरत में जमानत खारिज कर दी थी। क्या जमानत में मनसूखी कोई अनहोनी चीज होती है? हर बात में अदालत की तस्दीक करके सियासत का रंग दे दिया जाता है? चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तवील समाअत के बाद नवाज शरीफ की जमानत में तौसी और बैरून मुल्क इलाज की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। यानी अब 7 मई को नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो जाएगी और उन्हें दोबारा जेल जाना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ किसी जुर्म की सजा नहीं भुगत रहे, नवाज शरीफ अवाम की आवाज बनने की सजा भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ की कुर्बानियां जितनी सख्त हैं, उनका फल भी इतना ही मीठा होगा। नवाज शरीफ की कुर्बानियों का फल कौम की आने वाली नस्लों के लिए है। मैं एक बार फिर कहती हूँ, नवाज शरीफ आपका सर झुकने नहीं देंगे। नवाज शरीफ की ये सारी जिद्दोजहद आपके लिए है। नवाज शरीफ को जमानत में तौसी ना मिलने और बैरून मुल्क इलाज की जमानत ना मिलने से ये अब वाज़ेह है कि वो लंदन नहीं बल्कि दोबारा जेल जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आशियाना हाउसिंग केस और रमजान शुगर मिल्स में जमानत पर तो हैं, लेकिन मुल्क में नहीं हैं और उन्हें 7 मई को वापस आना था। लेकिन अब खबरें हैं कि उन्होंने अपने इलाज के सिलसिले में क़याम बढ़ा दिया है। 14 मई को मुतवक्को है, जिसका मतलब है कि जब नवाज शरीफ की जमानत खत्म होने के बाद वो दोबारा जेल जा रहे होंगे तो शहबाज शरीफ मुल्क में नहीं होंगे। इस मौके पर नून लीग ने अपने तंजीमी ढांचे में तब्दीलियाँ की हैं, जिसके हवाले से तफसील से हमने शाहिद खान अब्बासी साहब से बात की थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में सब ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म के दाएँ बाएँ सब कुछ वो नहीं है जो 8 माह पहले था। खुसूसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि गैर मुंतखब अफराद को काबीना में रखना पड़ता है क्योंकि ज़रूरत पड़ती है, मगर सवाल उठ रहा है कि मुल्क के फैसले कौन कर रहा है? वज़ीर आज़म इमरान खान किसके ज़ेरे असर हैं और कौन अहम फैसलों में शामिल है? वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी और हुकूमती टीम इक़्तिदार के 8 माह में ही मुकम्मल तौर पर बदल गई है। इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद जो टीम थी, अब 8 महीने बाद वो नज़र नहीं आ रही है। जो चेहरे इमरान खान के साथ दिखाई देते थे, उनके बिल्कुल बाजू ख्याल किए जाते थे, अब वो वज़ीर आज़म इमरान खान के दाएं बाएं नज़र नहीं आ रहे। इंतखाबात के फौरी बाद की बात करें तो कामयाबी के बाद इमरान खान ने खिताब किया तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ कोर टीम दिखाई दी, जहांगीर तरीन इंतजामात करते दिखाई दिए। वो साथ थे, नौमुंतखब वज़ीर आज़म के साथ खड़े नज़र आ रहे थे। इंतखाबात से पहले टिकटों की तकसीम और फिर आज़ाद उम्मीदवारों की पार्टी में शमूलियत में जहांगीर तरीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया। बाद में जहांगीर तरीन काबीना इजलास में शरीक होते रहे। इलेक्शन से पहले जो पार्टी के साथ साल हर साल सैफुल्लाह नियाज़ी बहुत ज़्यादा असर रखते थे, जहांगीर तरीन की वजह से वो साइड लाइन कर दिए गए। अब जहांगीर तरीन मुआशी और ज़रूरी मामलात पर अहम फैसला साजी में तो शामिल हैं, पंजाब में भी असर सूख रखते हैं, मगर इस वक्त पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से सैफुल्लाह नियाज़ी वापस आ गए हैं और ये ख्याल किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन का अब वो असर सूख इमरान खान पर नहीं रहा। हमारे ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने अपनी अहमियत खो बैठे हैं। पंजाब के मामलात में ज़रूर उनका असर है, मगर अब जहांगीर तरीन का वज़ीर आज़म इमरान खान पर वैसा असर नहीं जैसा माजी में था। इसी तरह आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद 30 अगस्त 2018 को GHQ का दौरा किया था, जिसमें उन्हें तवील ब्रीफिंग दी गई थी। इस दौरे की फुटेज देखी जाए तो इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ असद उमर थे, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक थे, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी थे और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी थे। मगर अब 8 माह बाद सूरत हाल ये है कि असद उमर को वजारत से हटाया गया, वो काबीना छोड़ गए। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात जैसी अहम वजारत से हटा दिया गया। शहरियार आफरीदी को भी वजारत से हटा दिया गया, दूसरी वजारत दे दी गई जिसके खात्मे का ऐलान खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर चुकी थी। बाकी रहे परवेज़ खटक, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक। तो हमारे ज़राए के मुताबिक वो साइड लाइन है भी और अपने आप को किए हुए भी हैं, क्योंकि वो बहुत नाराज़ हैं। ये वो चेहरे हैं जो 8 माह पहले तक वज़ीर आज़म इमरान खान के दाएं बाएं दिखाई देते थे, उनके पास अहम वजारतें थी, मगर अब ये नज़र नहीं आ रहे। तो अब नज़र कौन आ रहा है, कौन अहम फैसले कर रहा है और कौन वज़ीर आज़म इमरान खान पर असरअंदाज हो रहा है? हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की कोर टीम गैर मुंतखब अफराद पर मुश्तमिल है। यही लोग वज़ीर आज़म इमरान खान की आंखें हैं और कान बने हुए हैं। ये लोग अहम फैसलों में शामिल हैं और असरअंदाज हो रहे हैं। उनमें से एक नाम वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का है, जिनसे बहुत से वज़रा को शिकायत हैं कि वो उनकी वजारतों में मुदाखलत कर रहे हैं।
दूसरा नाम बाबर ऐवान का है, जिन्हें वजीर आजम इमरान खान ने अपनी इब्तिदाई काबीना में शामिल किया। उनको पार्लिमानी उमूर का मुशीर बनाया, मगर उनके खिलाफ नंदीपुर केस में रेफरेंस दायर हुआ तो उन्होंने वजारत से इस्तीफा दे दिया, अपना मुकदमा लड़ने का ऐलान किया। वजारत से तो इस्तीफा दे दिया, मगर इस वक्त वो बहुत से अहम फैसलों में शामिल हैं और वजीर आजम इमरान खान पर असरअंदाज हो रहे हैं। उनके केस के हवाले से वजीर आजम इमरान खान को बड़ी फिक्र भी है और वो चाहते भी हैं कि उनका केस जल्द से जल्द खत्म हो, उन्हें बरियत मिले। तीसरा नाम है यूसुफ बेग मिर्जा का। ये भी गैर मुंतखब शख्स हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना मुआविन ख़ुसूसी बराए मीडिया अफेयर्स इन्हें बनाया, फिर बाद में उनका नाम चेयरमैन PTV के लिए भी लिया जाने लगा। उनके हवाले से मुफादात के टकराव का मामला भी अपनी जगह है। बहरहाल यूसुफ बेग मिर्जा इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीब हैं, उनके करीब हैं और अहम फैसलों पर असरअंदाज भी हो रहे हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान की नई कोर टीम में एक और गैर मुंतखब नाम जुल्फी बुखारी का है, जिनके खिलाफ नैब तहकीकात भी कर रहा है, मगर वो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और अहम फैसलों में शामिल हैं, बहुत करीब समझे जाते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म के करीब एक और गैर मुंतखब शख्स नईमुल हक हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के तमाम ज़ाती उमूर की निगरानी करते हैं। ये तमाम अफराद इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब हैं और फैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं। अगर काबीना का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त काबीना के 18 अराकीन गैर मुंतखब अफराद हैं। मुंतखब अराकीन काबीना में तो हैं, मगर अहम फैसलों में नहीं, और उन्हें भी इन गैर मुंतखब अफराद की तरफ से अपनी वजारतों में मुदाखलत की शिकायत हैं। वो चेहरे जो तहरीक इंसाफ की पहचान समझे जाते थे, अब वज़ीर आज़म इमरान खान की गुड लिस्ट में नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज साथियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में भी वज़ीर आज़म इमरान खान से इस सवाल गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदारती निज़ाम के बारे में अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदारती निज़ाम के बारे में कोई सोच ही मौजूद नहीं है। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान से यह सवाल पूछा गया कि गैर मुंतखब लोग काबीना में आए हैं, इसलिए सदारती निज़ाम के बारे में तासुर उभरा। जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि माहिरीन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए गैर मुंतखब लोगों को काबीना में शामिल किया। असद उमर को हटाने और डॉक्टर हफीज़ शेख को उनकी जगह लगाने का भी वज़ीर आज़म तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके। आज पहली दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान से जब असद उमर से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि असद उमर आज भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, वो ज़बरदस्त आदमी हैं, कोशिश करेंगे वो जल्द काबीना का हिस्सा हों। इससे पहले वज़ीर आज़म ने असद उमर से मुतालिक कोई बात नहीं की थी, मगर काबीना में तब्दीली के हवाले से उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि जो मुल्क के मुफाद में नहीं होगा वो काबीना में नहीं रहेगा, मगर अब तक उन्होंने असद उमर को हटाने की वजह नहीं बताई। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म इमरान खान से ये भी पूछा गया कि आप पीपल्स पार्टी की मुआशी टीम की तबाहकारियाँ गिनवाते रहे, अब वही हफीज़ शेख आपके मुशीर ख़जाना हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बहुत कम समझबूझ वाले लोग दस्तयाब होते हैं, उन्हीं में से इंतखाब करना पड़ता है, और इससे भी फ़र्क पड़ता है कि वो शख्स ब्यूरोक्रेसी से कैसे डील करता है, और इससे भी फ़र्क पड़ता है कि अब उस शख्स का लीडर कौन है। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि असद उमर उनकी लीडरशिप में परफॉर्म नहीं कर सके, मगर डॉक्टर हफीज़ शेख जो आसिफ जरदारी के होते नहीं परफॉर्म कर सके और वज़ीर आज़म इमरान खान उन पर तनकीद करते थे, वो अब इमरान खान साहब की लीडरशिप में परफॉर्म कर सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोर टीम में तब्दीली पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, मामला इस वक्त इस हद तक ख़राब है क्योंकि ये इतलात भी आई कि पिछले काबीना के इजलास में जब वज़ीर आज़म गुस्सा भी हुए, बरहम भी होते नज़र आए, जो आमतौर पर नहीं होते मुख्तलिफ वज़रा पर, जब उनसे वज़ीर आज़म से वज़रा सवाल कर रहे थे या कुछ सवालात उठा रहे थे, क्या ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म 4-5 लोग जो हैं वो उनकी आँखें और कान बन गए हैं, ज़्यादा इनपुट भी उन्हीं लोगों की तरफ से, गैर मुंतखब लोगों की तरफ से उन्हें जा रहा है? जी बिल्कुल, काबीना के कई लोगों ने मुझे भी ये बताया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इतने ताकतवर हैं कि वो लोगों को मिलने या ना मिलने का फ़ैसला भी काबीना के लोगों का वही करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस हद तक गिरफ्त जो है गैर मुंतखब लोगों की, वो अल्टीमेटली वज़ीर आज़म को तनहा कर देती है। हम नवाज़ शरीफ साहब के बारे में भी ये सुनते थे, लेकिन हमने यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में और आसिफ जरदारी के बारे में ये नहीं सुना, वो अवेलेबल होते थे। तो वज़ीर आज़म को भी उसी तरह अवेलेबल होना चाहिए जैसे वो वज़ीर आज़म बनने से पहले अपने साथियों को अवेलेबल थे, वगरना कैबिनेट के लोग, असम्बली के लोग, MNA वो आहिस्ता आहिस्ता नाराज़ होते जाएंगे। मतलब क्या ये बात भी दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन एक्टिव नज़र ज़रूर आ रहे हैं पंजाब में या फिर कभी काबीना के इजलास में आ जाते हैं, मगर जो असर रसूख रखते थे वो इमरान खान साहब पर वो खो चुके हैं? मुझे यूँ लगता है कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब की जो लड़ाई है उसमें दोनों ने अपना वो इन्फ्लुएंस और क्लाउट जो था, जो पहले उनकी इज़्ज़त थी इमरान खान की नज़र में, उससे वो दोनों नीचे गए हैं।
क्योंकि ये इमरान खान और उनकी जो कोर टीम है वो ये समझती है कि इनकी लड़ाई से पीटीआई को नुकसान है, लेकिन और ये रुकते भी नहीं हैं उस लड़ाई से। तो मेरा ख्याल है कि ना जहांगीर तरीन उतने करीब रहे हैं, ना जो है वो शाह महमूद कुरैशी इतने करीब रहे हैं, लेकिन तरीन साहब अभी भी ज़रूरत है इमरान खान की, ख़ासकर जो ज़री अमूर हैं और ऐसे टेक्निकल अमूर हैं जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए बल्दियात का निज़ाम बनाया पंजाब में, तो इस हद तक उनकी ज़रूरत है, लेकिन हर फैसले में अब वो शायद शरीक नहीं होते। साहब, तो इसको क्या समझा जाए कि अगर 8 महीने में यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस वक्त जो नई टीम बनाई है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, या जो अब उनके राइट लेफ्ट लोग मौजूद हैं, वो ऐसे हैं कि अगले 8 माह और अगले 1 साल के लिए बेहतरी की उम्मीद की जाए, या वज़ीर आज़म को कुछ तब्दीलियां करने की और सोचने की ज़रूरत है कि इस मुल्क को आगे कैसे चलाना है? देखें, इमरान साहब जो हैं वो, उनका पास्ट ये बताता है कि वो जिससे मुतमईन ना हो उसको हटाने में देर नहीं लगाते। तहरीक इंसाफ पंजाब के 10 साल में मेरा ख्याल है 10 सदर बदले थे, और हर सदर जो है 8-9 महीने के बाद बदल जाता था। तो अब भी मेरा ख्याल है कि वो यहाँ मजाक बना हुआ है पंजाब में कि वज़ीर आज़म साहब ये चेक करते हैं कि 3 महीने किस सेक्रेटरी को हो गए हैं ताकि उसको बदल दिया जाए। ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन बात यह है कि वो अपनी टीम में तब्दीलियाँ करते रहेंगे जब तक कि किसी शख्स पर उनको इत्मीनान नहीं होगा। लेकिन मसला ये होता है कि इतनी जल्दी बदलने से आपकी ना टीम बन पाती है, ना उनको कॉन्फिडेंस आता है, और ना वो कोई पॉलिसी बना सकते हैं। सुहेल बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आज़म इमरान खान की नए टीम के नए मुआशी सरबराह डॉक्टर हफीज़ शेख ने आज पहला इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सरबराही भी की, कुछ अहम फैसले भी किए। कितने मुख्तलिफ रहे डॉक्टर हफीज़ शेख असद उमर से, और कितने मुख्तलिफ हैं इमरान खान के डॉक्टर हफीज़ शेख आसिफ जरदारी के डॉक्टर हफीज़ शेख से, बात करेंगे ब्रेक के बाद। असद उमर का दौर अब ऑफिशियली ख़त्म हो गया और नए मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख का दौर ऑफिशियली शुरू हो गया। डॉक्टर हफीज़ शेख ने आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास की पहली सदारत की, जिसमें अहम फैसले किए गए। साथ ही डॉक्टर हफीज़ शेख का इम्तिहान शुरू हो गया है, उन्होंने जल्द ही बड़े बड़े फैसले करने हैं। IMF से बातचीत का फाइनल राउंड चल रहा है, हुकूमत एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर चुकी है, उसे भी हतमी शक्ल देनी है। साथ ही इम्कान है कि इस माह के आखिर में बजट पेश कर दिया जाएगा। ये बड़े फैसले हैं जो डॉक्टर हफीज़ शेख ने लेने हैं, और ये देखना होगा कि डॉक्टर हफीज़ शेख असद उमर से किस तरह मुख्तलिफ होंगे। वो ऐसे कौन से फैसले लेंगे जो असद उमर नहीं ले सके। साथ ही जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफीज़ शेख को मुशीर ख़जाना बनाने के फैसले के हवाले से कहा कि लीडरशिप से भी फ़र्क पड़ता है, तो इस लिहाज से ये भी अहम होगा कि कैसे पीपल्स पार्टी के हफीज़ शेख से तहरीक इंसाफ का हफीज़ शेख मुख्तलिफ होगा, लीडरशिप का फ़र्क होगा। मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत होने वाले इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और स्टील मिल की बहाली के हवाले से अहम फैसले किए गए। और ओगरा ने कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमत 113 रुपये करने की सिफारिश की थी, ये बहुत बड़ा इजाफा था। इस हवाले से काबीना ने यह मामला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के पास भेजा था, जिसने ओगरा की समरी का जायज़ा लिया और पेट्रोल की कीमत तकरीबन 9 रुपये इजाफे से 108 रुपये फ़ी लीटर करने की सिफारिश कर दी है। इसके अलावा पेट्रोलियम की दीगर मसनूआत के हवाले से ओगरा की सिफारिशात को तस्लीम कर लिया गया है। यह मुशीर ख़जाना का पहला बड़ा फैसला है। इसके अलावा कमेटी के इजलास के बाद जारी होने वाले एलामे के मुताबिक पेट्रोल पर GST 5% कम करने का फैसला किया गया है, ताकि आवाम को रिलीफ मिले, मगर इससे हुकूमत को 5 अरब रुपए के रेवेन्यू का नुकसान होगा। डॉक्टर हफीज़ शेख के सामने बहुत से अहम चैलेंजेस हैं और हुकूमत को उनसे तवक्कात भी बहुत हैं। आज कुछ बातें काबीना के इजलास में भी हुई। मेहताब हैदर द न्यूज़ के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया। आज प्राइवेटाइजेशन, स्टील मिल के हवाले से, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से काफ़ी फैसला साजी हुई है, बात भी हुई है। किस तरीके से अलग हैं असद उमर से डॉक्टर हफीज़ शेख, या अभी नज़र आना कुछ शुरू हुआ है? देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है ना जी, ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, मैं समझता हूँ कि इसका तल्लक बेसिकली ये जो IMF की टीम पाकिस्तान आई हुई है, ये बरह रास्त मैं समझता हूँ उससे तल्लक है। आपको पता है पाकिस्तान की फिजिकल पोजीशन पहले ही इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि अगर आप ज़्यादा अरसे तक इन प्राइसेस को अनचेंज रखते या आप उसमें इजाफा ना करते, तो ये एक जो कि पहले ही बड़ी मुश्किल किस्म की निगोसिएशंस हो रही हैं, उनमें मज़ीद जो है वो एक डेडलॉक की सूरत पैदा हो सकती थी। तो ये जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बेसिकली रेफ़र किया है, प्राइम मिनिस्टर उसकी फॉर्मल अप्रूवल देंगे, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन मैं समझता हूँ इसका तल्लक जो है वो IMF की जो ऑनगोइंग टॉक्स है उसके साथ है।
अब दूसरा जो पाकिस्तान स्टील मिल का इशू है, ये मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि इस पे ईसीसी जो है वो फॉर्मल इसकी अप्रूवल देती और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी थी और वो जो ट्रांजैक्शंस जो है वो उसकी तरफ जाते और पीपीपी बोर्ड में उसकी रिवाइवल का प्लान जो है अप्रूव करती, बजाय इसके उन्होंने दोबारा से सीसीओपी को रेफ़र कर दी है। तो ये मैं समझता हूँ कि फिर जो है वो वही उन्होंने बजाय इसके, और उसमें ये भी ऑप्शन उन्होंने खुला रखा है कि अगर उसकी प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी जो है वो गौर खौस किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ इस पे एक क्लैरिटी जिस अंदाज में होनी चाहिए थी वो उस अंदाज में नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी IMF जो है वो ये कह रहा है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बजाय आप जो है वो ट्रांजेक्शन्स की सेल आउट की तरफ जाएँ और एक फ्रेश प्लान जो है वो बनाकर सामने लाएं। तो इसके हवाले से हुकूमत को वाज़ेह और क्लियर फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपकी फिजिकल सिचुएशन के बारे में चीज़ें क्लियर नहीं होती उस टाइम तक मैं समझता हूँ IMF की निगोसिएशंस कामयाबी के मराइल में भी जाना उनके लिए एक मुश्किल है। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि 10 मई तक जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आपको मुश्किल फैसले मज़ीद भी करने पड़ेंगे उसके साथ साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जिक्र हो जाए आज़ादी सहाफ़त के दिन का, आज दुनिया आज़ादी सहाफ़त का दिन मना रही है। सच बोलने की आज़ादी, सच लिखने की आज़ादी, खबर की खोज की आज़ादी, खबर नशर करने या शाया करने की आज़ादी, खबर मालूम करने की आज़ादी, हकीकत अवाम को बताने की आज़ादी। पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से कहने को बहुत कुछ है, दिल पर बोझ भी बहुत है। मेरे लब आज़ाद हैं, मेरा कलम आज़ाद है, भारी दिल से कैसे कह दूँ कि सहाफ़त आज़ाद है। जो मैं आज़ादी सहाफ़त पर क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कितना बोलूँ समझ नहीं आता, मुल्क के हालात को देखते हुए समझ नहीं आता। इसलिए फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर पढ़ लेता हूँ। निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्तो कुशार के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।